नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सोशल नोट चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका जो टीजीटी और पीजीटी का एग्ज़ाम है, वह उसकी संभावित जो डेट बताई जा रही है वह जनवरी मंथ में। लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि जनवरी में हो जाएगा और इसकी उम्मीद की जा रही है कि यह जनवरी के अलावा अप्रैल तक इसको करवाया जा सकता है। लेकिन तैयारी हमारी पूरी होनी चाहिए, चाहे एग्ज़ाम जनवरी में हो या अप्रैल में हो। तो हम ये मान के चलते हैं कि जनवरी या अप्रैल जो भी रहेगा हमारे लिए एग्ज़ाम डेट कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, हम तैयारी अपनी पूरी करेंगे। तो उसी श्रृंखला में हम लोग घटना चक्र का जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये सेशन होता है, घटना चक्र का जो सिविक्स का पार्ट है वो हम लोग लगा रहे हैं। पुरानी वीडियोस आप इस जाएंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी यूट्यूब चैनल पर मेरे। तो अधिकार से पहले और जितने भी हैं, जैसे राज्य के बारे में और सारी जो वीडियोस हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो घटना चक्र करके एक फ़ोल्डर बना हुआ है, वो आप जाकर देख सकते हैं वहाँ पर। तो पुरानी वीडियोस वहाँ से मिल जाएंगी। तो आज अधिकार जो है हम लोग देखते हैं। अधिकार के पहले की जितनी वीडियोस हैं वो आ चुकी हैं। इसके बाद अब अधिकार से और आगे हम लोग बढ़ते चलेंगे, देखेंगे। आज यहाँ से शुरू करते हैं और पहला प्रश्न यहाँ पर लिया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को विधिक सामर्थ्य प्राप्त नहीं है। कैसा विधिक सामर्थ्य प्राप्त नहीं है? नैतिक अधिकार, नागरिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, मौलिक अधिकार। दोस्तों देखिएगा, यूपीजीएससी का क्वेश्चन है, 2009 में आया हुआ है। कह रहा है किस अधिकार को विधिक सामर्थ्य नहीं प्राप्त है। विधिक सामर्थ्य मतलब कि लीगल अथॉरिटी नहीं मानी जाती है, ठीक ना, यानी कि लीगल अथॉरिटी नहीं मानी जाती है। तो जाहिर सी बात है नैतिक अधिकार हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट होगा। इसकी व्याख्या देखिएगा। नैतिक अधिकार व्यक्ति के अंतःकरण और समाज की नैतिक चेतना पर आधारित होते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राज्य न तो इस विषय पर कानून बना सकता है और न ही कोई दिशा निर्देश जारी कर सकता है। ठीक है, किस पर? नैतिक अधिकार पर। नैतिक अधिकार को विधिक सामर्थ्य नहीं प्राप्त होता है, यानी कि कोई नैतिक अधिकार जो है यह लीगल नहीं होते हैं। ठीक है ना, कि राज्य के द्वारा फोर्सेबल, मतलब लीगली जो है इसको कहीं पर फोर्स नहीं किया जा सकता है। इसके आधार पर किसी न्यायालय में नहीं जाया जा सकता है, या मतलब गारंटी नहीं दी जाती नैतिक अधिकार की। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्तव्य का पालन कीजिए और अधिकार आपको स्वयं ही मिल जाएंगे। यह कथन किसका है दोस्तों? तो वाइल्ड है, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लास्की। तो यह महात्मा गांधी का कथन है। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट होगा। देखिएगा, अधिकार और कर्तव्यों के पारस्परिक संबंध के बारे में गांधी जी का विचार था कि अधिकांशतः लोग अधिकारों की बात करते हैं, कर्तव्यों की नहीं। ठीक, आगे वे कहते हैं कि मैंने अपने अनपढ़ कर्मठ माँ से यह सीखा कि आप अपने कर्तव्यों पर ध्यान दें, अधिकार स्वतः ही प्राप्त हो जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, कौन सिद्धांत यह मानता है कि व्यक्तित्व का अधिकार व्यक्ति का सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है? व्यक्तित्व का अधिकार व्यक्ति का सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत, अधिकारों का वैधानिक सिद्धांत, या अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत, या अधिकारों का प्रत्ययवादी सिद्धांत। दोस्तों, जो व्यक्तित्व का अधिकार है, ठीक है, तो यह प्रत्ययवादी सिद्धांत के अंतर्गत आता है। ऑप्शन यहाँ पर डी राइट होगा। जीआईसी का क्वेश्चन है, इसकी व्याख्या देखिएगा। व्यक्तित्व का अधिकार कांट के इस स्वतः सिद्ध तथ्य को मानकर चलता है कि मनुष्य होने के नाते प्रत्येक व्यक्ति को गरिमा के अनुरूप जीने का अधिकार है। ठीक है ना, किसके अनुरूप? गरिमा के अनुरूप। और यह किसकी बात है? कांट। तो कांट के समान ग्रीन जैसे प्रत्ययवादी विचारक व्यक्तित्व के अधिकार को व्यक्ति का सबसे महत्वपूर्ण अधिकार मानते हैं। ठीक, इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट डाउन करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से अधिकारों को दूसरी पीढ़ी का अधिकार माना जाता है? दूसरी पीढ़ी का अधिकार आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार को, मूलभूत अधिकार, नागरिक और राजनीतिक अधिकार, मानव अधिकार। ठीक दोस्तों, जो अब दूसरी पीढ़ी का मतलब है जो लेटेस्ट में जो है वह आपका आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों के बारे में बात करता है। ऑप्शन यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। DSSB और PGT में यह पूछा गया था।
इसकी व्याख्या देखिएगा, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों को दूसरी पीढ़ी का अधिकार माना जाता है। यूरोप में 19वीं सदी के सामाजिक सुधारों के दौरान इन अधिकारों की क्या की गई, मांग की गई थी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, गलत निकालना है। अधिकार व्यक्ति की अंतःचेतना में अंतर्निहित होती है। अंतःचेतना का मतलब है कि उनके अंतर्मन में निहित है। ठीक, अधिकार स्वाभाविक रूप से कर्तव्यों से बंधे हैं, ये सही है। एक अर्थ में अधिकारों का स्वरूप पूर्व सामाजिक है, बिल्कुल ठीक है, सामाजिक है ये। चूँकि अधिकार मात्र अमूर्त इकाई नहीं है, इनके क्रियान्वित किए जाने की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही बात है कि यह केवल अमूर्त इकाई नहीं है। ठीक है ना, अधिकार क्या है, अधिकारों को क्रियान्वित किया जाता है, जिसके लिए लीगल जो राइट्स हैं उनकी बात की जाती है। ठीक है, इसके बाद स्वाभाविक रूप से कर्तव्यों से ये बंधे होते हैं, ये भी सही है। यह जो पहला वाला है यह कथन आपका गलत होगा, ऑप्शन ये राइट होगा। इसकी व्याख्या देखिएगा, प्रत्येक अधिकार सामाजिक संदर्भ के लिए होता है, व्यक्तित्व से इसका संबंध नहीं होता है। अधिकार मांगों के रूप में प्रकट होते हैं, जिन्हें समाज में समर्थन प्राप्त होता है। राज्य की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात इन्हें कानून संरक्षण क्या किया जाता है, प्रदान किया जाता है या प्राप्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक अधिकारों का स्रोत है। किसी बात कर रहा है, प्राकृतिक अधिकारों का स्रोत, तो राज्य हो जाएगा, समाज हो जाएगा, सामाजिक चेतना हो जाएगा या विधि। तो दोस्तों प्राकृतिक अधिकारों का स्रोत आपका सामाजिक चेतना हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर सी राइट होगा। देखिएगा, ग्रीन प्राकृतिक अधिकारों को इसलिए स्वीकार करते हैं क्योंकि वे व्यक्तित्व के निर्माण की आवश्यक दशाएं हैं, न कि समाजहीन प्राकृतिक अवस्था में प्राप्त अधिकार जैसे कि लोग मानते थे। ग्रीन प्राकृतिक अधिकारों का अधिकार सामाजिक चेतना को मानते हैं। यह सार्वजनिक नैतिक चेतना है जिसे समान हित की धारणा का समावेश होता है। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, अधिकार के ऐतिहासिक सिद्धांत का मूल विशेषता क्या है। अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत की बात कर रहा है कि अधिकार प्राकृतिक रूप के होते हैं, अधिकार राज्य की देन है या राज्य समाज की देन है या राज्य परंपराओं की देन है। जो ऐतिहासिक सिद्धांत है वह मानता है कि राज्य परंपराओं की देन है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर डी राइट होगा। देखिएगा, अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत के अनुसार अधिकार इतिहास के परिणाम होते हैं। वर्षों से जिन रीति रिवाजों को हम पालन करते रहते हैं वे ही रीति रिवाज अधिकार के रूप में क्या होते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। और इस सिद्धांत के अनुसार अधिकार का निर्माण न तो राज्य के द्वारा किया जाता है और न ही ये प्राकृतिक होते हैं। ठीक है, यानी कि राज्य के द्वारा इनको समय विशेष के साथ ना तो बनाया जाता है और ना ही ये प्राकृतिक रूप से पहले से इसमें उपस्थित होते हैं, बल्कि धीरे धीरे क्या होता है, जिन रीति रिवाजों के हम अभ्यस्त हो जाते हैं समाज उन्हें स्वीकार कर लेता है और वही क्या बन जाते हैं, हमारे अधिकार बन जाते हैं। ठीक, एडमंड बर्क इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक हैं। यह इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। ठीक है, इसको नोट डाउन करिएगा, एडमंड बर्क। ठीक बात। आइए अगला देखिएगा, इसको मिलाना है, छोटा करना पड़ेगा। चलिए, कह रहा है सही सुमेलित नहीं है। अधिकारों का सिद्धांत दिया है और विचार और मत दिए हैं। प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत अधिकार पूर्व नागर और पूर्व सामाजिक है। बिल्कुल सही बात है, अभी जस्ट ऊपर आपने ये क्वेश्चन किया है तो ये तो राइट है। अधिकारों का वैधानिक सिद्धांत, जो अधिकारों का वैधानिक सिद्धांत यह अधिकार राज्य के कृति हैं। ठीक है, अधिकार राज्य की कृति है, मतलब कि राज्य के द्वारा प्रदत्त किए जाते हैं वैधानिक सिद्धांत के अंतर्गत। ठीक है ना, राज्य उसे लागू करता है, उसे बनाता है। ऐतिहासिक सिद्धांत क्या है, अधिकारी परंपराओं की उपज है। अधिकार क्या है, परंपराओं की उपज है। जस्ट ऊपर वाला क्वेश्चन अभी आपने किया ऐतिहासिक सिद्धांत के बारे में, ये भी राइट है। ये तीनों राइट है। अधिकारों का यथार्थवादी सिद्धांत क्या है कि अधिकार मनुष्य की शक्तियाँ हैं। ठीक, पावर, ये गलत होगा आपका डी। देखेंगे कैसे। स्पष्ट है कि अधिकारों का जो यथार्थवादी सिद्धांत नामक कोई सिद्धांत कभी प्रतिपादित ही नहीं किया गया है, ना ही इस पर कोई विचार प्राप्त होता है। ठीक, यानी कि यथार्थवादी सिद्धांत, अधिकारों का जो यथार्थवादी सिद्धांत है यह कोई सिद्धांत नहीं है। अगला, निम्नलिखित में से किसने अधिकारों को निजी तथा सार्वजनिक अधिकारों में विभाजित किया है। निजी और सार्वजनिक अधिकारों में इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। लॉक, बर्क, मिल या स्पेंसर।
तो दोस्तों यहाँ पर स्पेंसर महोदय ने इसको निजी और सार्वजनिक अधिकारों में विभाजित किया था। ऑप्शन यहाँ पर डी राइट होगा। देखिए इसका व्याख्या है, स्पेंसर का विचार है कि समान स्वाधीनता का अधिकार, ठीक है, सभी व्यक्तियों का मौलिक अधिकार है। इसी मौलिक या प्राकृतिक जिसको बोलेंगे अधिकार से अन्य मौलिक अधिकारों की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। इन अधिकारों को स्पेंसर ने क्या किया है, दो भागों में विभाजित किया था, जिसको बोलते हैं निजी अधिकार और सार्वजनिक अधिकार। ये इंपॉर्टेंट है एंड वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं, बर्क किस सिद्धांत का समर्थक था, नैसर्गिक, ऐतिहासिक और कानूनी या नैतिक। तो बर्क दोस्तों अभी ऊपर आपने पढ़ा था, तो वह ऐतिहासिक अधिकार के, एडमंड बर्क, ठीक है, अभी आपने ऊपर जस्ट पढ़ा था, तो एडमंड बर्क, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है, अभी जस्ट ऊपर आपने पढ़ा है। देखिएगा, बर्क प्राकृतिक अधिकारों की धारणा से सर्वथा असहमत था और उसका कथन था कि प्राकृतिक अधिकारों को बल देना समाज में अराजकता उत्पन्न करना है। बर्क इन अधिकारों को राज्य के लिए क्या समझता है, घातक समझता है तथा इन्हें राष्ट्रीय दृष्टि से अनुचित कार्य या नेशनल रॉन्ग्स कहता है। बर्क अप्रत्यक्ष रूप से अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत का क्या था, समर्थक था, प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से। देखिएगा, ये थोड़ा सा एक कथन आ गया है कि हमारी सामाजिक व्यवस्था का न्याय मुख्यतः इस बात पर आधारित है कि समाज में मूलभूत अधिकार तथा कर्तव्य कैसे हैं तथा समाज के विभिन्न क्षेत्रों में अधिकार, अवसर और सामाजिक परिस्थितियाँ कैसी हैं। अरस्तु, जॉन रॉल्स, पाकर, डाइसी। तो दोस्तों यह जॉन रॉल्स कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। देखिएगा इसकी व्याख्या, उपरोक्त कथन जॉन रॉल्स का है। रॉल्स ने अपना संपूर्ण जीवन जो है न्याय के सिद्धांत के लिए स्थापित किया था, ठीक है ना, स्थापना में लगा दिया। उन्होंने अपने न्याय के सिद्धांत को खड़ा करने के लिए अपने पूर्ववर्ती चिंतकों के विचारों को समझने का प्रयास किया। उन्होंने अपने सिद्धांत को समझौतावादियों के विचार पर आधारित करते हुए उपयोगितावादियों के विचारों का खंडन किया है, ठीक है, समझौतावादियों के विचारों पर आधारित किया है और उपयोगितावादी विचारों का खंडन किया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उन्होंने अपने सिद्धांतों को नैतिक आधार प्रदान किया है। कैसा, नैतिक। अगला प्रश्न देखते हैं यहीं पर, किसने कहा अधिकार विवेक पर आधारित वह मांग है जिसे समाज मान्यता देता है और राज्य उसको क्या करता है, लागू करता है। यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। देखिएगा, टी.एच. ग्रीन है, बोसांके हैं, एच.जे. लास्की हैं, या लॉक हैं। दोस्तों यहाँ पर बोसांके महोदय जो है, ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, बी राइट हो जाएगा। देखिएगा, अधिकार को परिभाषित करते हुए बोसांके क्या लिखते हैं कि अधिकार वह मांग है जिसे समाज क्या करता है, स्वीकार करता है और राज्य उसको क्या करता है, लागू करता है। अधिकार का अभिप्राय राज्य द्वारा व्यक्ति को दी गई कुछ कार्यों की स्वतंत्रता या सकारात्मक सुविधा प्रदान करना है। इसी संदर्भ में अधिकार को परिभाषित करते हुए लास्की कहते हैं कि अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके अभाव में सामान्यतः कोई भी व्यक्ति क्या है, अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पाता है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन संरचनावादी नहीं है। यह सब टीजीटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा 2015 में पूछा गया है। ग्रीन, दुर्खिम, वेबर या मार्क्स। तो दोस्तों यहाँ पर संरचनावादी नहीं है, तो यहाँ पर ग्रीन महोदय हो जाएंगे, ठीक, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। बाकी दुर्खिम, वेबर, मार्क्स ये सब संरचनावादी हैं। ग्रीन कैसे हैं, संरचनावादी नहीं है। दुर्खिम, वेबर और मार्क्स समाज की संरचनाओं के विस्तार का वर्णन करते हैं, ठीक है। जैसे मार्क्स क्या है, दो वर्गों के संघर्ष की बात करते हैं ना, इसी तरीके से दुर्खिम और वेबर भी। यह दृष्टिकोण इस मान्यता पर आधारित है कि राज्य के कृत्य समाज की संरचनाओं से निर्धारित होते हैं, राज्य शक्ति का प्रयोग करने वाले लोगों के चरित्र से नहीं, ठीक। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को प्रतिपादित किया है। दोस्तों यहाँ पर हॉब्स हैं, लॉक हैं, टी.एच. ग्रीन या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो कल्याणकारी राज्य की बात की अवधारणा का प्रतिपादन कौन करते हैं, यहाँ पर दोस्तों हो जाएंगे आपके टी.एच. ग्रीन महोदय। अभी जस्ट ऊपर आपने एक लाइन पढ़ी हुई थी कि जो सामाजिक समझौते के आधार पर उन्होंने उसको अपना मत आगे बढ़ाया है, ठीक है। देखिएगा, ग्रीन राज्यों के कार्यों की व्याख्या नकारात्मक रूप में करते हैं। राज्य के कार्यों की व्याख्या कैसे करते हैं, व्याख्या नकारात्मक रूप में करते हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि राज्य के कार्य हैं बाधाओं को बाधित करना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन करिएगा। किंतु इस नकारात्मक भूमिका के बावजूद भी ग्रीन
कहता है कि यदि अशिक्षा, बेकारी और भुखमरी, शराबखोरी ये ऐसे लोगों का व्यक्तित्व नष्ट हो रहा है तो राज्य इसे समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए। राज्य के, ठीक है, इसको समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए। अगला देखिएगा, देखते हैं इसमें कह रहा है कौन सा जर्मन चिंतक ग्रीन के विचारों से प्रभावित है। अब देखिएगा, हीगल है, कांट, फिक्टे, सभी। दोस्तों ये हरियाणा के असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में आया था, लेकिन यह क्वेश्चन जो है गलत था। तो इसमें क्या है कि जो ग्रीन महोदय हैं वह हीगल, कांट और फिक्टे इन सभी के बाद आते हैं, तो इन पर से किसी में भी नहीं पड़ता है, तो यह क्वेश्चन यहाँ से ये गलत हो जाता है। ठीक है, अगला देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन ग्रीन के बारे में क्या है, गलत कहा गया है। कि राज्य समाजों में एक समाज है, ग्रीन बहुलवादी हैं। ग्रीन के अनुसार राज्य सभी अधिकारों और समायोजनों का अंतिम स्रोत है, इसलिए वह सभी समाजों में सर्वोच्च है। ग्रीन के अनुसार राज्य की सर्वोच्चता प्राकृतिक अवस्था और संघ के प्रकृति से नियंत्रण है। ठीक, तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, देखिएगा ग्रीन बहुलवादी नहीं, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखिएगा, ग्रीन बहुलवादी नहीं माने जाते हैं, बल्कि वह राज्यों को अन्य समुदायों के समान क्या है, उच्च स्थान देते हैं, अन्य समुदायों से उच्च स्थान देते हैं। और बहुलवादी क्या मानते हैं कि जो राज्य है वह समुदायों के समान ही एक समुदाय है। ठीक, यानी कि ये बहुलवादी नहीं हुए। ये आदर्शवादी विचारक है। कैसे विचारक हैं, तो आदर्शवादी, यहाँ पर लिखेंगे आदर्शवादी, उग्र आदर्शवादी भी कह सकते हैं, आदर्शवादी विचारक हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिएगा बहुत ही अच्छा है कि अधिकार सामाजिक जीवन की वे स्थितियां हैं जिसके अभाव में सामान्यतः कोई भी व्यक्ति अपना सर्वोच्च विकास नहीं कर सकता है। यह कथन किसका है, तो लास्की हैं, मिल, हॉब्स या बाकर। तो दोस्तों देखिएगा यहाँ पर लास्की महोदय का ये कथन है। ठीक, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार यह पूछा गया है। अधिकारों की व्याख्या करते हुए लास्की ने क्या कहा है कि राज्यों अधिकारों का संरक्षक है, स्वीकृत या संरक्षण मात्र से राज्य अपने को अधिकारों का निर्माता नहीं कह सकता है। अधिकार सामाजिक जीवन की वो परिस्थितियां हैं जिनके बिना कोई मनुष्य अपने व्यक्तित्व को श्रेष्ठांश व्यक्त नहीं कर सकता है। ठीक, 18वां प्रश्न देखेंगे यहीं पर दोस्तों कि नागरिक को काम करने का अधिकार है, उसके अस्तित्व के साधनों के अभिगमन से वंचित करने का आशय है, उसे उस चीज़ से वंचित करना जो उसके व्यक्तित्व के विकास को संभव बनाती है। ये कथन किसने कहा है, बाकर, CEM जोड या लास्की या जेस्मिन। दोस्तों यह कथन भी किसका है, लास्की महोदय का, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। देखिएगा लास्की की जो एक प्रसिद्ध रचना है अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, इसमें जो है नागरिकों को काम करने के अधिकार का समर्थन करते हैं और क्या कहते हैं कि इसके अभाव में नागरिकों को उन साधनों से वंचित हो जाएगा जो उसके व्यक्तित्व के लिए विकास के लिए क्या होंगे, आवश्यक होंगे। इम्पॉर्टेंट है इनका ये, तो इसको नोट डाउन करिएगा। अगला है 19वां प्रश्न, अधिकार इसलिए लागू किए जाते हैं क्योंकि वे अधिकार हैं, वे अधिकार इसलिए नहीं है कि उनको लागू किया गया है। ठीक, यह कथन किसका है, कानूनी सिद्धांत, नैसर्गिक, आदर्शवादी या ऐतिहासिक। दोस्त ये जो है नैसर्गिक सिद्धांत है। ठीक है, नैसर्गिक कहेंगे तो, या प्राकृतिक। ठीक, ऑप्शन बी राइट होगा। देखिएगा व्याख्या इसकी, अधिकारों का नैसर्गिक सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि मनुष्य के अधिकार राज्य से पहले हैं। यह अधिकार नागरिकों को जन्मजात प्राप्त होते हैं, यानी कि प्राकृतिक रूप से। यह अधिकार राज्य की देन नहीं है, वरन यह तो स्वयं ही राज्य की शक्तियों को सीमित करते हैं। अतः इन्हें इसलिए लागू किया जाता है कि वे क्या हैं, अधिकार हैं, इनको कानूनी मान्यता की आवश्यकता नहीं होती है। आइए दोस्तों 20वां प्रश्न देखिएगा, क्या कह रहा है, ये कौन सा युग्म सही है। तो देखिएगा वैधानिक अधिकार दिया है, अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत दिया है, अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत दिया है, अधिकारों का समाज और कल्याण सिद्धांत दिया है, और उनके कुछ जो विचारक हैं वो उनके बारे में दिया है। दोस्तों यहाँ पर सही युग्म होगा, देखिएगा
अधिकारों का जो ऐतिहासिक सिद्धांत है इनसे जुड़े हुए जो हैं कौन कौन से हैं, एडमंड बर्ग, सर हेनरी मैन और सेविग्नी है। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आदर्शवादी सिद्धांत लॉक, जैसे लिखा है मिल्टन मिल, तो लॉक देखिएगा उदारवादी हैं। ठीक, इसी तरीके से वैधानिक सिद्धांतों में जैसे हॉब्स, बेंथम, हीगल, रूसो। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे बेंथम क्या है, बेंथम उपयुक्तावादी हैं, हीगल जो है आदर्शवादी। इस तरीके से ये अलग अलग हो गए। एक लोग केवल हॉब्स जुड़े हैं और इसके बाद आपका रूसो समझौतावादी हैं। इसके बाद अधिकारों का सामाजिक कल्याण सिद्धांत लॉक फिर से उदारवादी हो गए। बर्क हैं, मार्क्स हैं, ठीक है, मार्क्सवादी, लेनिन, ये भी दोनों भी मार्क्सवादी हैं, तो ये भी गलत हो गया इस तरीके से। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है। 21वां प्रश्न देखेंगे, अधिकारों का महत्व केवल कर्तव्यों के संसार में ही होता है। यह कथन किसका है, लास्की, हॉलैंड, वाइल्ड या गैडल का दोस्तों, तो यह वाइल्ड महोदय का है। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। व्याख्या देखेंगे, व्यक्ति के अधिकार और कर्तव्य दोनों घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर बेनी प्रसाद ने इन्हें एक ही सिक्के के दो पहलू बताया है, ये नोट डाउन कर लीजिएगा। ग्रे के अनुसार अधिकार को कर्तव्य पूरक बताया गया है। ठीक है, इसी संदर्भ में वाइल्ड ने क्या लिखा है कि अधिकारों का महत्व केवल व्यक्तियों के संसार में ही होता है, बिना कर्तव्य के अधिकार निरर्थक हो जाते हैं। इसलिए महात्मा गांधी ने कहा था कि कर्तव्य पालन कीजिए और अधिकार स्वतः ही आपको क्या होगा, मिल जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से महात्मा गांधी का जो कथन है पूछा भी गया है, ये इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करिएगा। 22वां प्रश्न है, जिन्हें हम सही तौर पर अधिकार कहते हैं वे वास्तव में सही तौर पर कहलाए जाने वाले कानून की रचनाएं हैं। अधिकारों का यह परिभाषा किससे संबंधित है, हॉब्स, लीगल है, बेंथम है, लास्की है दोस्तों, तो यह बेंथम से संबंधित है। बेंथम एक उपयोगितावादी विचारक हैं। देखिएगा, अधिकारों का उपरोक्त परिभाषा जेरेमी बेंथम से संबंधित है। बेंथम के अनुसार अधिकार केवल कानूनों का फल है, बिना कानून के कोई अधिकार नहीं है। ठीक, कानून के खिलाफ कोई अधिकार नहीं है तथा कानूनों से पहले कोई अधिकार नहीं है। मतलब ये कानून को सर्वोच्च बताते हैं, लीगल अथॉरिटी को सर्वोच्च बताते हैं। इनका अन्य तथ्य जो है, बेंथम प्राकृतिक अधिकारों की कल्पना को नितांत घृणा और उपेक्षा की दृष्टि से देखता है। ठीक है, मतलब जो प्राकृतिक अधिकार, नैसर्गिक अधिकार जिसको कहते हैं, इसकी ये क्या करते हैं, आलोचना करते हैं। बेंथम के अनुसार केवल उन्हीं अधिकारों के अस्तित्व को स्वीकार किया जा सकता है जिन्हें राजकीय संरक्षण प्राप्त हो। ठीक है, यानी कि जिनको लीगल अथॉरिटी या कहेंगे स्टेट की अथॉरिटी प्राप्त हो एक तरीके से। बेंथम के अनुसार अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख का सिद्धांत ही निर्धारित करता है कि व्यक्ति को कौन से अधिकार होने चाहिए। यह इनका इम्पॉर्टेंट एक कोटेशन है जिसके आधार पर इन्होंने अपना उपयुक्तवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया हुआ है, तो ये भी पूछा जाता है इम्पॉर्टेंट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैन ऑप्टिकन निम्नलिखित में से किसका आदर्श उदाहरण है। जेल का, शिक्षा व्यवस्था का, कानून व्यवस्था का या रसोई का। दोस्तों, यहाँ जो पैन ऑप्टिकन की बात हो रही है यह एक जेल का आदर्श उदाहरण है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखेंगे तो अच्छे समझ में आएगा कि पैन ऑप्टिकन जेरेमी बेंथम द्वारा अभिकल्पित, ठीक है, यानी कि एक उनके द्वारा सोचा गया एक प्रकार का संस्थानिक भवन है। क्या है, पैन ऑप्टिकन क्या है, एक भवन है। ठीक है ना, एक इमारत है जिसको कहेंगे। पैन ऑप्टिकन दो शब्दों से मिला है, पैन और ऑप्टिकन। पैन का मतलब है कैदी और ऑप्टिकन का क्या मतलब है, कैदियों पर नज़र रखने वाली, निगरानी करता, अर्थात ऐसी जगह जहाँ कैदियों को रखा जाता है जिसका स्थान है जेल, यानी कि जेल। ऑप्टिकन मतलब क्या हो गया, जेल। ठीक, यहीं पर 24वां प्रश्न है कि वास्तविक कानून उसका आदेश है जिसे दूसरों को आदेश देने का अधिकार प्राप्त है। ये कथन किसका है दोस्तों, तो हॉब्स हैं, लॉक हैं, रूसो हैं, बोंदा है। तो यह हॉब्स का कथन है। ऑप्शन ए राइट होगा। इसकी व्याख्या देखिएगा, हॉब्स ने संप्रभुता संपन्न व्यक्ति यानी लेवियाथन को, हॉब्स का जो समझौतावादी सिद्धांत है उसमें लेवियाथन की बात की गई है, पढ़िएगा उसको, को कानून का स्रोत माना है। सामाजिक समझौते के प्रकृति के अनुसार लेवियाथन ने सबको आदेश देता है किंतु किसी अन्य आदेश को मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, लेवियाथन सबको कानून का आदेश दे सकता है लेकिन स्वयं किसी कानून को मानने के लिए बाध्य नहीं है। वास्तविक कानून उसका आदेश है
और उसे ही दूसरों को आदेश देने का अधिकार प्राप्त है। मतलब वह दूसरों से अधिकार मतलब कि कोई आदेश नहीं लेता है, बल्कि क्या करता है, आदेश केवल देता मात्र है। ठीक, चलिए, और आज का यहाँ पर हम लोग लास्ट क्वेश्चन रखेंगे और इसके बाद इसका जो अगला पार्ट है वो अगली वीडियो में देखा जाएगा, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी 1 घंटे की, तो फिर देखने में मज़ा नहीं आती है। देखिएगा, व्यक्ति का वह अधिकार जो उसे सहज ही प्राप्त है, जिसे उससे वंचित नहीं किया जा सकता और ना ही उसे स्थानांतरित किया जा सकता। ये इम्पॉर्टेंट है, अभी जस्ट आपने पढ़ा हुआ है। स्वतंत्रता, प्राकृतिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, सामाजिक अधिकार। तो दोस्तों, जो उसे सहज ही प्राप्त हो जाता है, तो ऐसा कौन सा है जन्म के साथ ही प्राप्त हो जाता है, जिसको कहेंगे आप प्राकृतिक अधिकार। ऑप्शन यहाँ पर क्या राइट होगा, बी राइट हो जाएगा। देखिएगा कि मानव के सभी अधिकारों में से जीवन का अधिकार सबसे अधिक मौलिक व आधारभूत है। किसका, जीवन का मौलिक अधिकार। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यह एक प्राकृतिक अधिकार है जो व्यक्ति को सहज ही क्या होता है, प्राप्त होता है। इससे उसे वंचित नहीं किया जा सकता है, ना ही उसे स्थानांतरित किया जा सकता है। इस अधिकार के बिना किसी भी अधिकार की कल्पना नहीं की जा सकती। बिल्कुल सही बात है, जीवन का अधिकार एक महत्वपूर्ण अधिकार है। इसकी व्याख्या और जो महत्वपूर्ण प्रश्न एक दिया हुआ है, महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में, ये इम्पोर्टेंट है, पूछता है, में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण भी जीवन के अधिकार को संरक्षित करता है। इम्पॉर्टेंट है। राज्य का क्या दायित्व है कि वह इस बात की व्यवस्था करे कि कोई दूसरा व्यक्ति या राज्य व्यक्ति के जीवन का अंत ना कर सके। ठीक, यानी कि संरक्षण देता है। जीवन के अधिकार के अंतर्गत ही आत्मरक्षा के अधिकार की बात भी की जाती है। मतलब आत्मरक्षा का अधिकार जीवन के अधिकार के अंतर्गत ही निहित है, यह भी। ठीक, तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने 25 क्वेश्चंस को मैंने देखा है, हम लोगों ने देखा है और इसको सॉल्व किया है। तो यह घटना चक्र हम लोग लगा रहे हैं। इसी तरीके से एक अगली वीडियो आएगी जिसमें इसका जो अगला पार्ट है वो आपके लिए आएगा। ठीक है, तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और ऐसी वीडियो को, पुरानी वीडियोस को देखने के लिए लिस्ट में चले जाइए तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक, चलिए फिर लगे रहिए अच्छे से और सफलता मिलेगी ज़रूर। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। आज के लिए सभी को जय हिंद।